प्रिय देशवासियों, हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं। देश की जनता ने सभी पार्टियों को वोट देकर देखा, लेकिन हमारा देश आज भी विकासशील देशों में ही गिना जाता है। हमसे बाद में आजाद हुए देश आज हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। जब तक देश की मूलभूत समस्या जैसे बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी इत्यादि का समाधान नहीं होगा, हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। भारत को विश्व में नंबर 1 देश बनाने के लक्ष्य से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरे देश में आगे बढ़ रही है। स्थापना के सिर्फ 10 वर्ष में ही आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में 2 राज्यों में सरकार है और गुजरात में 5 और गोवा में 2 विधायक भी हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब के काम देश की जनता को पसंद आ रहे हैं। हम मानते हैं कि सभी को समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी वैसी ही शिक्षा मिलनी चाहिए जो आज एक अमीर परिवार के बच्चों को उपलब्ध है। हमने दिल्ली और पंजाब के स्कूलों का काया पलट किया है, उन्हें विश्व स्तरीय बनाया है। इन स्कूलों में पढ़कर गरीब परिवार के बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर्स, अफसर बन रहे हैं। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्व दिया और बजट का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में आवंटित किया। और दिल्ली और पंजाब में जगह जगह हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, जहां इलाज, दवाइयां, सारी जांचें पूरी तरह मुफ्त होती है। हम पूरे देश में ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें लोगों के जीवन स्तर का संपूर्ण विकास करना होगा। आज देश में भाई भतीजावाद की राजनीति चल रही है जो हानिकारक है। देश के चंद उद्योगपतियों के पास देश की सारी अर्थव्यवस्था है, सारी पूंजी है और 80% लोग आज बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब। हमें सभी वर्ग को समान अवसर देने की जरूरत है। हमने दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से अतिरिक्त महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं के लिए 1000 रुपए की महिला सम्मान निधि, बुजुर्गों के लिए पेंशन और मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसी योजनाएं लागू की है और लोगों को जिंदगी को आसान बनाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को महंगाई से राहत दे रही है। पूरे देश में दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां आय सबसे ज्यादा है, महंगाई कम। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अपने सभी वादों को निभाया है। अब पंजाब की भगवंत मान सरकार भी दिल्ली सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए जन कल्याण के काम कर रही है। हम चुनाव के वक्त जो गारंटी देते हैं वो उसका एक एक शब्द निभाते हैं। इस लोकसभा चुनाव में हम मुख्यतः 6 गारंटियां दे रहे हैं। पूरे देश में 24 घंटे बिजली देंगे, कहीं पावर कट नहीं होगा। पूरे देश में गरीबों के लिए बिजली फ्री करेंगे। हर गांव, हर मोहल्ले में शानदार स्कूल बनाएंगे। हर गांव मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक फसलों पर एमएसपी देंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। देश इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां विपक्ष को कमजोर और खत्म करने की साजिश हो रही है। सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है। इससे हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं कमजोर होंगी, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ मजबूत विपक्ष का रहना भी जरूरी है। विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी और फिर वो लोकतंत्र नहीं रहेगा, तानाशाही हो जाएगी। बाबा साहब ने हमें विश्व का सबसे अच्छा संविधान दिया। इस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत को जो राम राज्य की अवधारणा विरासत में मिली है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए और देश को एक ऐसा राम राज्य देना है जिसके हर एक इंसान सुखी हो, खुश हो, सबको न्याय और समान अवसर मिले, सभी को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार मिले, सबको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पानी, रोजगार मिले। आम आदमी पार्टी देश में
ऐसा ही राम राज्य चाहती है। आप सभी से अनुरोध है, इस बार बदलाव के लिए वोट दें। जब वोट देने जाएं तो ईवीएम में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू का बटन दबाएं। धन्यवाद। हेलो। हाँ बोल। अरे तेरी आवाज नहीं आ रही यार। ऑटो, मैं तुझे पहुंच के फोन करता हूँ ना। हाँ बस जा। ये थोड़ा जल्दी चलना। हाँ भैया। नहीं यार ऐसे नहीं होता यार। तू मेरी बात सुन। सिर्फ 2 दिन की बात है, मैनेज क्यों नहीं कर लेते यार? भैया 5 मिनट रोक सकते हैं क्या प्लीज? क्या? अच्छा ठीक है, बस जल्दी। हाँ बोल, क्या बोल रहा था? यार तुझे पता है कि मैं 2 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, उसके बाद भी तू मुझसे ये सब बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? तुझे मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ कल। हाँ इधर। वो भैया वोट डालने गए थे, हमारा वोट भी तो जरूरी है, जैसे आप अपना वोट दिए होंगे। नहीं, तुम चलो यार, मेरी बस मिस हो जाएगी। जी भैया। अरे चाचा आप आ गए? गांव में कोई दिख ही नहीं रहा। कहाँ गए सब? आपको नहीं पता आज वोट का दिन है, सारे वोट देने के लिए गए हैं। वो भैया वोट डालने गए थे, सारे वोट देने के लिए गए हैं। हमारा वोट भी तो जरूरी है। चाचा आप कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ी देर में है। चुनाव का दिन छुट्टी का दिन नहीं, ये जिम्मेदारियां निभाने का दिन है।
मंजुला, ठाकुर जी, परवेज, सुरेश और मुझ जैसे 11 लाख से भी ज़्यादा ऑफिसर्स करते हैं जोश से भरा एक लंबा सफ़र, ताकि आपसे ये मौका छूट ना जाए। चुनाव का पर्व देश का गर्व है, इसका हिस्सा जरूर बने। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार, राम राम सा। मैं सचिन पायलट 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों के नाम एक संदेश लेकर आया हूं। आज देश चौतरफा मुश्किलों और चुनौतियों से घिरा हुआ है। भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में जनता को प्रताड़ित किया है, जनादेश का अपमान किया है। भाजपा के कुशासन, अहंकार, अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार से भरे 10 सालों में देश का हर वर्ग आज थका हुआ महसूस कर रहा है। जब 10 वर्षों के काम का हिसाब मांगा जाता है तो भाजपा के नेताओं के पास बताने को कुछ भी नहीं होता। इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली अनगढ़ टिप्पणियां की जाती हैं। आज देश में बेरोजगारी की दर एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है। स्थिति इतनी बुरी है कि कुल बेरोजगार लोगों में से 83% लोग 34 वर्ष से कम आयु के हैं। पेपर लीक से उनकी आशाओं और सपनों को कुचल दिया गया है। अन्नदाता किसान अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए आज सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं तो देश विरोधी कहलाया जाता है उनको। देश की जनता को भाजपा ने इस कदर निचोड़ा है कि घर परिवारों पर घरेलू कर्ज का बोझ सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जीडीपी का 40% आंकड़ा पहुंच चुका है और देश में अमीर और गरीब के बीच लगातार खाई बढ़ती जा रही है। आर्थिक असमानता और अनियमितताओं से अब देश की अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंच रही है। महंगाई की बात किसी से छिपी नहीं है। 2014 में जो गैस का सिलेंडर 414 रुपये का था, वो चुनाव के समय 1000 रुपये से ज़्यादा बिक रहा है। आम उपभोग की चीज़ें, दाल, आटा, तेल, घी, सभी चीज़ें 2014 की तुलना में दुगनी और तिगनी कीमत पर पहुंच चुकी हैं। केंद्र सरकार ने 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को दुगनी करने का वादा किया था, मगर दुर्भाग्यवश आमदनी तो आधी रह गई है, लेकिन कर्ज कई गुना बढ़ चुका है। एनसीआरबी के आंकड़ों बताते हैं कि प्रतिदिन देश में 30 से अधिक किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। 700 से अधिक किसानों की शहादत के बाद भाजपा ने किसानों को एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। जब जब किसान दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आगे बढ़े हैं, 3 काले कृषि कानून लाने वाली किसान विरोधी भाजपा सरकार ने उनके राहों में हर बार कील कांटे बिछाने का काम किया और गोले बरसाने का काम किया। वहीं दूसरी ओर सेना में जाकर देश की सेवा करने के संकल्प के साथ दिन रात जी तोड़ मेहनत करने वाले नौजवानों को भाजपा ने नाउम्मीद के साथ साथ अग्निपथ की तरफ धकेल दिया है। देश की सेना पर जबरन 4 साल के अग्निवीर का ये ठेका सिस्टम थोपकर भाजपा ने न केवल युवाओं की उम्मीद तोड़ी है, बल्कि सेना और देश की सुरक्षा को भी कमज़ोर करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी बेरोजगारी की महामारी का आलम यह है कि आईआईटी और आईएम जैसे टॉप क्लास इंस्टीट्यूट से निकलने वाले छात्रों को भी आज प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाली केंद्र की सरकार ने युवाओं के रोजगार और रोजगार की उम्मीद दोनों छीन ली हैं। पहले नोटबंदी, फिर गलत जीएसटी। इस प्रकार के कार्यों से भाजपा ने एमएसएमई सेक्टर को तहस-नहस कर दिया है और ये वो सेक्टर है जो देश के असंगठित क्षेत्र में 85% लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। मगर आज भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों से देश के करोड़ों श्रमिक, अपने परिवार और छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंच रहे हैं। भाजपा की सरकार में देश के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को लगातार अन्याय और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की नौकरियां हो या विश्वविद्यालयों के कैंपस, हर जगह कमज़ोर वर्गों की हिस्सेदारी और भागीदारी साजिशपूर्ण तरीके से छीनी जा रही है। वहीं देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा के तमाम नेता महिलाओं के खिलाफ या उनके अपराध में शामिल होने वाले लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। देश की आंतरिक व्यवस्था और सीमाओं की सुरक्षा के हालात भी चिंताजनक हैं। देश का एक राज्य मणिपुर भयानक हिंसा और क्रूरता की त्रासदी में महीनों से झुलस रहा है, मगर देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर जाना तो दूर, वहाँ पर शांति की अपील करना भी जरूरी नहीं समझा है। वहीं चीन के लगातार बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ भी प्रधानमंत्री की चुप्पी हैरान करने वाली है।
जब लद्दाख में लाखों लोग चीनी अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठाने को एकजुट हुए थे तो भाजपा ने उन्हीं की आवाज़ को दबाने में पूरी ताकत लगा दी थी। भाजपा और केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जो भी अन्याय हुए हैं उस अन्याय के निरावरण के लिए कांग्रेस ने एक न्याय पत्र के माध्यम से 5 न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और हिस्सेदारी न्याय के समेत 25 गारंटी देने का देश को वादा किया है। युवा न्याय, जिसके तहत केंद्र सरकार के 30 लाख खाली पड़े पदों को भरने के साथ देश के हर ग्रेजुएट को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से पहली पक्की नौकरी की गारंटी, पेपर लीक के लिए कठोर कानून एवं युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड। नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी योजना के तहत हर आर्थिक रूप से वंचित परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। सभी नई केंद्रीय सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए वेतन आय को दुगना किया जाएगा। किसान न्याय, इसके तहत स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार एमएसपी को कानून बनाने, किसानों के पक्ष में एक स्थिर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीति को प्रदान करना, 30 दिनों के भीतर फसल हानि बीमा प्रदान करने, वर्तमान ऋणों को माफ़ करने और कृषि इनपुट्स पर जीएसटी हटाने का निर्णय लिया जाएगा। श्रमिक न्याय के द्वारा मनरेगा में कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में संविदा की प्रथा को रोकना, शहरी क्षेत्र के लिए रोजगार गारंटी स्थापित करना और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बीमा कवरेज देने का प्रावधान किया जाएगा। और अंतिम है हिस्सेदारी न्याय, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करके एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अवसरों में न्याय संगत वितरण, आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाना और एससी एसटी के आबादी के अनुपात में एक विशेष बजट आवंटित करने का वचन देती है। 1 वर्ष के भीतर सभी वन अधिकार अधिनियम के दावों को हल करना और गहन एसटी आबादी वाले क्षेत्रों को निर्धारित क्षेत्रों के रूप में नियमित करने का संकल्प लेते हैं। कांग्रेस के न्याय पत्र में देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय का खंड है, जिसमें हम अग्निपथ योजना रद्द कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करेंगे। कांग्रेस के न्याय पत्र में संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय तथा पर्यावरण न्याय के साथ साथ विदेश नीति की भी ज़रूरी बातें हैं। आप अगर कांग्रेस के न्याय पत्र को देखेंगे तो भारत के एक शानदार भविष्य की तस्वीर नजर आएगी। ये न्याय का अनूठा दस्तावेज भी है जो ऐतिहासिक और तेज गति से सामाजिक आर्थिक प्रगति की राह खोलेगा। अतः आप सब देशवासियों से कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरी अपील है कि देश के लोकतंत्र, संविधान और हर देशवासी के अधिकार की सुरक्षा के लिए इस लड़ाई में एकजुट होकर हमारा साथ दीजिए। अपने सशक्त, समृद्ध एवं सुनहरे भविष्य के लिए लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का डटकर प्रयोग कीजिएगा और कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाइए। जय हिंद, जय कांग्रेस। The most important pledge is the pledge to vote. Let's support the country. Let's vote for the country. Preparations are in full swing to welcome all of you. Voting day is not a holiday. It's a day of duty. Social media, fun and games, all come later. First duty, voting. Check your name in the voter list. Log on to the voter service portal. We will check everything. Election date, voting booth, candidate details. Only then we will cast our vote. So together, let's fulfill our duty. This is not just a simple mark, but also a mark of respect. We have done our bit for the democracy. So, come out and vote. My vote, my duty. My vote, my duty. नमस्कार, सलाम। सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मोदी के परिवार का एक मेंबर। पार्टी के जो सोच है उसको मैं आपके बीच रखने आया हूं। भाइयों बहनों, इस वक्त डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्यौहार चल रहा है, जिसमें देश की जनता को ये फैसले लेना है कि अगले 5 सालों तक देश के भागदौड़ किसके हाथ में सौंपना है। इस पूरे इलेक्शन में एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में देश पूरी तरह से महफूज रखने वाली बीजेपी की सरकार है, दूसरी ओर ऑपोजिशन में है जिनके लिए उनके मुल्क से पहले उनका परिवार है। दोस्तों, 2014 से पहले देश में अराजकता और दहशत का माहौल था। आए दिन देश में
दहशतगर्दी और बम धमाकों की खबरें आती रहती थी। उस वक्त यूपी की सरकार जांच और कार्रवाई करने के बजाय अपनी वोट और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए चुप्पी रहना पसंद करती थी। देश में फैली इस अराजकता का बहुत बड़ा कारण आर्टिकल 370 था, जिसे कांग्रेस ने 70 सालों तक संभाल रखा था। इसी कानून की वजह से कश्मीर को टेररिस्ट ने अपना अड्डा बना रखा था। पूरे JNK में टेररिज्म का जाल फैला हुआ था। डेवलपमेंट के नाम पर कोई काम नहीं होता था, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर में भारत का आइन वो भी लागू नहीं था। वहाँ के लोग मुल्क के मेन स्ट्रीम से न जुड़े थे, लेकिन वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस फैसले की वजह से आज जम्मू कश्मीर के लोग भी उन सभी सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं जो देश के अन्य लोगों को मिल रहा है। धारा 370 के ख़त्म होने से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक कंडीशन में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ है। इस फैसले से जम्मू कश्मीर के लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी सुनिश्चित हुई है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो पा रही है। उसके बाद से देश के नागरिक नहीं बल्कि टेररिस्ट और डिसरप्टिव फोर्स डर के साए में रह रहे हैं। यूरी और पुलवामा हमले के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में माँ भारती के वीर सपूते ने पाकिस्तान के घर में घुसकर टेररिस्ट का सफाया किया है। आज जम्मू कश्मीर के लोग डेवलपमेंट में मुल्क के साथ कदम से कदम मिलाकर खुशहाली की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, धारा 370 के ख़त्म होने के बाद जम्मू और कश्मीर में इकोनॉमिक कंडीशन और टूरिज़्म दोनों में बहुत बेहतरी आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई योजनाएं शुरू की हैं। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से हो रहे हैं, बिजनेस फल फूल रहे हैं और टूरिज़्म सेक्टर के आंकड़े तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। श्रीनगर में बड़े और छोटे इंडस्ट्री के लिए एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। भाजपा सरकार ने अटल टनल का निर्माण कर देश के साथ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की कनेक्टिविटी को आसान बनाया है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में सड़कों का जाल भी मोदी सरकार ने बिछाया है। प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर घनी वनस्पति और ऐतिहासिक धरोहर के साथ नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत मशहूर है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर और रघुनाथ मंदिर में हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यूपीए सरकार के भेदभाव की वजह से मुल्क का ये जन्नत अन्य हिस्सों से कटा सा रह गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म को बढ़ावा दिया है। भाजपा सरकार ने जम्मू से कटरा तक रेलवे लाइन बिछाई है, जिससे श्रद्धालु अब सीधे माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच पाते हैं। मोदी सरकार डल लेक को ग्लोबल आइडेंटिटी और टैटू ग्राउंड को डिज्नीलैंड और जैसा दुनिया में मशहूर अम्यूज़मेंट पार्क बनाने के काज में जुटी हुई है। अब टूरिस्ट के लिए कश्मीर के नेचुरल ब्यूटी और हेरिटेज स्पॉट का डेवलपमेंट करके नई सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं। धारा 370 ख़त्म होने के बाद से डेवलपमेंट की गति और जम्मू कश्मीर में बढ़ी है। मोदी सरकार ने यहाँ की इकॉनमी को भी मजबूती दी है। प्यारे देशवासियों, आपके सपोर्ट और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को दुनिया की नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट और सेफेस्ट डेस्टिनेशन बनाने की राह पर हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप अपने आने वाले चुनाव में भाजपा को वोट दें, ताकि भारत में चल रही ये सेल्फ रिलायंट की हवा निरंतर बहती रहे। 400 सीटों में एक योगदान आपका भी। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों को यहाँ अपने देश में बिना किसी भेदभाव के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी एवं समतामूलक संविधान के तहत देश में 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के पर्व की बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में मेहनत कर समाज के लोगों के तन मन धन के सहयोग से अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ रही है, ताकि अच्छा रिजल्ट लाने के बाद केंद्र की सत्ता में बीएसपी की
प्रभावी भागीदारी के जरिए बहुजन का व्यापक हित सुनिश्चित कर सके। जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो नेतृत्व है वह उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मान्यवर श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है। इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी सरकार बनाकर एक मिसाल कायम करके बहुजन समाज को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करके सत्ता की मास्टर चाबी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के बंद दरवाजे खोलने का मार्ग प्रशस्त किया, जो समतामूलक समाज का आधार है। साथियों, आप सभी को पूरे जी जान से अपनी ऊर्जा एवं शक्ति देश व समाज के निर्माण कार्य में लगाना है, ताकि वर्षों से केंद्र एवं राज्य की चल रही गलत नीतियों के कारण अपार गरीबी, बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई, पिछड़ापन तथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं से करोड़ों लोग पीड़ित व दुखी हैं। इसके मुख्य कारण हैं कि सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने अथक प्रयासों से की है, उसको लगभग निष्प्रभावी बना दिया गया है। साथ ही बैकलॉग की भर्ती न करके उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इस प्रकार केवल सामाजिक जुल्म जास्ती ही नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर हर क्षेत्र में जातिवादी द्वेष व भेदभाव होना आम बात है। इन परेशानियों से मुक्ति हेतु इन्हें संगठित होकर पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में अपनी सक्रिय प्रभावी हिस्सेदारी के जरिए सत्ता में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी प्रगति का मार्ग यहाँ आगे बढ़ेगा। जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज कायम करके जनहित व जनकल्याणकारी सरकार कई बार दी है, जिसकी याद लोगों के दिलो दिमाग में लगातार ताज़ा भी है। इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों के साथ अब आप सभी लोगों से मेरी और ख़ासकर बहन कुमारी मायावती जी की यही विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा के आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती अर्थात बहुमूल्य है। आपका कोई वोट खरीदा ना जा सके, कोई वोट लूटा ना जा सके, कोई वोट पड़ने से रह ना जाए, अर्थात लोकतंत्र व संविधान की रक्षा अपने वोट की शक्ति से करनी है। अंत में अब अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बहुजन समाज के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मामसेब DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जन्मदाता मान्यवर श्री काशीराम जी आदि को शत शत नमन करने के साथ ही भारत के समस्त मतदाताओं से अपील है कि वे बहुजन समाज पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को वोटिंग मशीन में BSP के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। प्रिय बहनों और भाइयों, CPIM की ओर से नमस्कार, प्रणाम, सलाम। 2024 लोकसभा चुनाव में आपका वोट केवल एक सांसद को चुनने भर का वोट नहीं है। आपका वोट तय करेगा कि भारत के संविधान अपने मूल रूप से बचेगा कि नहीं, भारत की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बची रहेगी कि नहीं, हमारा ये प्यारा देश एक नफरत से प्रेरित तानाशाही तो नहीं बन जाएगा। भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल के शासन में हमारे संविधान के 4 मूलभूत स्तंभों धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, संवाद
और सामाजिक न्याय को योजनाबद्ध तरीके से कमज़ोर किया है। यही नहीं, संविधान द्वारा निर्धारित स्वतंत्र संस्थाएं जिनका काम सत्ता पर नियंत्रण रखना है को गंभीर रूप से कमज़ोर किया है। विपक्षी दलों और नेताओं को निशाना बनाने वाले जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से लोकतंत्र पर गंभीर रूप से हमला किया जा रहा है। हमारे इतिहास में कभी भी चुनावों से ठीक पहले 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार नहीं किया गया जो हाल में हुआ है। असहमति को अपराध बना दिया गया। यूएपीए, एनएसए और पीएमएलए जैसे कानूनों को अंधाधुंध लगाया जा रहा है और पत्रकारों सहित अनेक लोगों को जेल में डाला जा रहा है। इसके ठीक विपरीत अगर कोई विपक्षी नेता जिस पर भ्रष्टाचार के कथित गंभीर आरोप हैं शासक दल में शामिल हो जाते हैं तो उस पर लगे तमाम मामलों को समाप्त कर दिया जाता है। सीपीआईएम, यूएपी और पीएमएलए जैसे लोकतंत्र विरोधी कानूनों को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। हम स्वतंत्र संस्थाएं की स्वायत्तता की रक्षा करेंगे और इनको और मजबूत बनाएंगे। जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के बचाव की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हमारा संविधान हर नागरिक को किसी भी धर्म के पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन संविधान धर्म के राजनीतिक उपयोग की कोई अनुमति नहीं देता। ऐसा करना केवल धर्म का अपमान ही नहीं बल्कि असली मुद्दों से जनता के ध्यान को हटाने का विघटनकारी तरीका है। सीपीआईएम धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के प्रति कटिबद्ध है। नफरत फैलाने वाली भाषण और कुकर्मों पर कानूनी रोक के लिए हम लड़ेंगे। हम हेट स्पीच और अपराधों के खिलाफ कानून के लिए लड़ेंगे। हम सीएए को रद्द करने के लिए भी कटिबद्ध है। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के कथित हनन पर हम रोक लगाएंगे। भाजपा के 10 साल के राज में जनता बेहाल हो गई है। इस बदहाली का शिकार सबसे गंभीर रूप से महिलाएं हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें में लगातार बढ़ोतरी से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बढ़ा है। सीपीआईएम की मांग है 81 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो फ्री राशन के साथ 5 किलो सब्सिडी वाला अनाज जिसमें चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए और मोटा अनाज 1 रुपए में उपलब्ध करवाया जाए, जिसे केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। इस समय की बेरोजगारी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नौजवानों और महिलाओं के लिए काम कहीं भी नहीं मिलता है। मजदूरों और किसानों के तमाम अधिकारों को सरकार ने छीन लिया है, जिसका नतीजा है पिछले दशक में 4 लाख से अधिक किसानों और दैनिक मजदूरों ने आत्महत्याएं की हैं। किसानों का फसलों के एमएसपी नहीं मिल रही है। महिलाएं कामकाजी वर्गों का बड़ा हिस्सा है और उन पर सबसे बुरी तरह से मार पड़ी है। मनरेगा की योजना जो ग्रामीण मजदूरों, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं, के लिए एक जिंदा रहने का साधन है, लेकिन सरकार बजट में लगातार कटौती करके और बकाया वेतन का भुगतान न करके समाप्ति की ओर ले जा रही है। इस सरकार ने अमीरों को और अमीर बनाया है। 1% धनाढ्य लोग अब देश में 40% संस्थानों और धन के मालिक हो गए हैं। इस देश में ऐसी असमानता पहले देखी नहीं गई है। सीपीआईएम की प्रतिज्ञा है तमाम फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवाएंगे, श्रमिक विरोधी श्रम कानूनों को समाप्त करेंगे, निजीकरण का अंत करके सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करेंगे। पिछले दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में
28% की वृद्धि हुई है और सजाओं का दर कम हुआ है। नारी शक्ति नहीं, यौन उत्पीड़न करने वालों की शक्ति बढ़ी है। उनको सरकारी सुरक्षा मिल रही है, चाहे महिला पहलवानों का मामला हो, हाथरस की पीड़िता का हो या बिल्किस बानो का। बंगाल की सरकार भी संदेश खाली और अन्य जगहों के जघन्य अपराधियों को संरक्षण दे रही है। सशक्तिकरण के नाम पर सरकार ने महिलाओं के साथ ठगी करते हुए संसद और विधानसभा में आरक्षण के कानून के क्रियान्वयन को अगली जनगणना और परिसीमन के साथ जोड़कर उसे अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया है। आदिवासियों ने जिन अधिकारों को पाने के लिए लंबे संघर्ष किए, कुर्बानियां दी, उन कानूनों में संशोधन करके सरकार ने उसे छीन लिए हैं। ग्राम सभा के अधिकारों को समाप्त कर दिया, वन अधिकार अधिनियम को कमजोर कर दिया गया। सीपीआईएम आदिवासियों और उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को बचाने के लिए कटिबद्ध है। दलित समुदायों की सरकार की विचारधारा के कारण घोर जातिवादी हमलों का सामना करना पड़ा है। वर्तमान SC/ST आरक्षण कमजोर करने में तमाम उपाय देखने को मिल रहे हैं। जब सरकारी विभागों का काम निजी कंपनियों को दिया जा रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है, तो आरक्षित नौकरियां मिलेंगी कहां से? रिक्त स्थान भरे नहीं जा रहे हैं, प्रमोशन हो नहीं रहा है। सीपीआईएम दलितों और आदिवासियों के अधिकारों के पक्ष में खड़े रहेगी। हम सामाजिक आर्थिक जनगणना की मांग को अवश्य मनाएंगे। प्रिय साथियों, पिछले वर्षों में सीपीआईएम किसान, मजदूर, महिला, छात्र और युवाओं के हर संघर्ष में आगे रही है। न्याय के लिए हर संघर्ष में हमारी पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केरल की LDF सरकार के नेतृत्व में जन केंद्रित नीतियों को अपनाकर ये प्रमाणित किया है कि वैकल्पिक नीतियों के सहारे जन चौतरफा विकास संभव है। हमारी ये एकमात्र पार्टी है जिसने इलेक्टरल बॉन्ड द्वारा चंदा लेने से इनकार किया। इससे एक स्पष्ट तरीका मानते हुए इस पर रोक लगाने के लिए हमने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और उन्होंने सहमति जताते हुए इस पर रोक लगा दी। इस मामले में खुलासे के बाद भाजपा का पर्दाफाश सबसे अधिक भ्रष्ट राजनीतिक दल के रूप में हुआ। हमारे दल की एक ईमानदार, गलत समझौते से दूर रहने वाले दल की छवि बरकरार है। प्रिय बहनों और भाइयों, सीपीआईएम ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता की हितैषी नीतियों को लागू करने का हमने संकल्प लिया है। हम आपसे अपील करते हैं, 1. भाजपा और उसके सहयोगों को हराए। 2. 18वीं लोकसभा में सीपीआईएम और वामपंथी पार्टियों की ताकत बढ़ाए। और 3. केंद्र में संविधान को सुरक्षित रखने वाली एक वैकल्पिक सेक्युलर सरकार बनाए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।